हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक डबकरा आप सभी का डबकरा में इस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम जेल प्रहरी की ओल्ड पेपर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जहां आपको पुराने जितने भी पेपर है अभी फ़िलहाल जेल प्रहरी के, देन एसआई के, कांस्टेबल के सारे पेपर का सॉल्यूशन, कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन करवाया जाएगा। जिसमें अभी अपन मैथ का सॉल्यूशन करेंगे, बाद में साइंस और रीजनिंग का भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। पूरा पेपर आपको चाहिए तो पेपर नीचे लिंक में, आपको डिस्क्रिप्शन की लिंक में आपको मिल जाएगा। आज से हम जेल प्रहरी की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैथ आज स्टार्ट करेंगे। उसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले आज जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो 29 सितंबर 2018 सुबह 9 बजे की शिफ्ट का पेपर है। 29 सितंबर 2018 9 AM। ठीक है। इसका सबसे पहला क्वेश्चन था कि एक बैलगाड़ी 16 किलोमीटर की चाल से आगे बढ़ रही है, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और 356 किलोमीटर की यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा। 356 किलोमीटर की यात्रा करने में उसे कितना समय लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे समय पूछा है। समय इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, दूरी बटे चाल होता है। ठीक है। दूरी आपको दी है 356 और चाल आपको दी है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। आप यहाँ इसको 16 से कैंसिल कर सकते हैं, तो आप देखेंगे 16 से 2 बार जाएगा, 32, कितना बचेगा 3। अब ये 16 से नहीं जा रहा है, तो आप इसको डायरेक्टली पूरा नहीं कट के, या फिर आप लिख सकते हैं, देखिए 16 दूना 32 होगा, शेषफल कितना बच जाएगा 4। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा 22 सही 4/16, जो क्या होगा 22 सही 4/16 को काटेंगे तो 1/4 होगा। यानी कि 22 घंटे तो पूरे पूरे लग रहे हैं और 1/4 घंटे लग रहे हैं। 1/4 घंटे को मीनिंग क्या होगा, 15 मिनट, 1 घंटे का चौथा पार्ट। या फिर क्या कर सकते हैं, 22 + 1/4 × 60, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 22 आवर और 15 मिनट। ठीक है। तो उस गाड़ी को कितना समय लगेगा, 22 घंटे और 15 मिनट। ठीक है। होप सो क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा सारे क्वेश्चन। नीचे आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा। ठीक है। और साथ में पूरा पेपर जो है आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसका क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोला है कि y अक्ष से बिंदु, एक बिंदु होता है XY एक्सिस पर, -6 और 1 कितनी दूर है। एक बिंदु की पोजीशन दी है -6 और 1, उसकी y एक्सिस से दूरी पूछी है। तो देखिए ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस होती है। ठीक है। अब आपको पता है इधर की तरफ पॉजिटिव x होता है, यानी कि 1 2 3 4 लाइक दैट, और इधर की तरफ नेगेटिव होता है, -1 -2 -3। ओके। ऊपर की तरफ चलते हैं तो y जो है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि 1 2 3, और नीचे तरफ चलते हैं तो y जो है वो नेगेटिव होता है, यानी कि -1 -2 -3। इस प्रकार से ये आपके एक्सिस होते हैं। अब आपको 2 पॉइंट दिए हैं, x की वैल्यू -6 है और y की वैल्यू 1 है। x की वैल्यू आपको दी है -6। अब आप x में जाएंगे -6, तो x को देखेंगे -6 इस एक्सिस पर होगा, क्योंकि x की वैल्यू -6 है, तो -4 -5 और -6। ठीक है। यानी कि x का पॉइंट तो आपको ये दिया है -6, और y की पोजीशन दी है आपको +1। y की पोजीशन कितनी दी है +1, y +1 ये रहा, तो ये कहाँ जा रहा है, इसकी पोजीशन यहाँ पर आ रही है। ठीक है। तो ये जो बिंदु है कौन सा, -6 1, ये कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है। x एक्सिस से -6 है और y एक्सिस से, x एक्सिस से कितना हो जाएगा, x पे कितना डायमेंशन दिया है -6 और y पर कितना दिया है, y की वैल्यू कितनी है 1। आपसे पूछा है इस बिंदु की y एक्सिस से दूरी कितनी है, तो y एक्सिस कहाँ है, ये रही। दूरी कितनी हो गई y एक्सिस से, ये वाली, यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन जो है आपको ऑप्शन में दिख रहा है 2 सेंटी, 2 1 5 और 6, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर दूरी कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके। तो ये x एक्सिस याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है कि एक कैंडी का वजन 40 ग्राम है, एक कैंडी का वजन 40 ग्राम है, तो 4 किलो में कितनी कैंडी होगी। 4 किलो में, 4 किलो के थैले में कितनी कैंडी होगी। ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
कैंडी की संख्या निकालनी है और एक कैंडी का वजन जो है आपको दिया है 40 ग्राम है। अब 4 किलो बोला है, ठीक है, तो 4 किलो को सबसे पहले तो ग्राम में कन्वर्ट कर लें। आपको पता है 1 किलो के अंदर कितना ग्राम होता है, ठीक है, 1 किलो के अंदर 1000 ग्राम होता है, तो 4 किलो में कितना ग्राम हो जाएगा, 4000 ग्राम, ठीक है। और एक कैंडी का वजन कितना है, अपॉन में क्या आ जाएगा, 40 ग्राम। तो नंबर ऑफ कैंडीज़ कितनी आ गई, देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। ये समझाने के लिए ना, सब करते नहीं है, क्योंकि कैंडी की संख्या निकालनी है तो वजन तो वहाँ यूज़ होगा नहीं। तो 40 से कितनी बार कैंसिल हो रहा है, 100 बार। तो ऐसी 40 ग्राम की कितनी कैंडी होगी, 100 कैंडी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 100, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 100 कैंडी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक व्हेल शार्क, यदि एक व्हेल शार्क प्रति घंटे 5 किलोमीटर की चाल से तैरती है तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। इसकी स्पीड कितनी दी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, उससे पूछा है 3 घंटे में कितनी चलेगी एक शार्क। सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्टेंस निकालनी है, दूरी क्या हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस 5 × 3 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आएगा, 15 किलोमीटर। यही आपसे पूछा हुआ है। पेपर बहुत इजी आता है, बस कंफ्यूज नहीं होना। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा, 15 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन सबको क्लियर हो रहे हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है। आपको दिया हुआ है कि प्रीति अपनी यात्रा का 40% पैदल और शेष बस द्वारा तय करती है। कोई लड़की है प्रीति, अपनी यात्रा का 40% पैदल और शेष बस द्वारा तय करती है, बस द्वारा तय करती है। 40% वह पैदल चलती है और बाकी यात्रा वह पैदल करती है। यदि उसे 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो उसे टोटल कितना जाना है, 80 किलोमीटर। यदि उसे 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो उसके द्वारा बस से की गई यात्रा बताओ, बस से कितनी यात्रा की, आपको ये बताना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस से कितनी यात्रा उसने की है ये आपको बताना है। देखो यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस थी 80 किलोमीटर, ठीक है। अब वो जो है 40% कहाँ से गई, 40% पैदल गई है, तो इसका मतलब 60% कहाँ गई होगी, बस के द्वारा। 60% बस से गई होगी। किसका 60%, टोटल डिस्टेंस का कितनी है, 80, तो 80 का 60% कितना हो जाएगा, 80 का 60%। बहुत सिंपल से तरीके से आप निकाल सकते हैं, 8 × 6 करेंगे तो 48 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको दिख रहा है डायरेक्ट कि 40% अगर उसने बस पैदल करी है तो बस से कितना चलेगी, 60%। किसका, टोटल डिस्टेंस का। तो 80 किलोमीटर का 60% कितना हो जाएगा, 48 किलोमीटर। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक कक्षा में 50 छात्रों को प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सेब का प्रयोग किया जाता है, 50 छात्रों को दर्शाने के लिए एक सेब का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन है कि यदि किसी कक्षा में 50 छात्रों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सेब का प्रयोग किया जाता है तो 225 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने सेब की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो 225 छात्रों के लिए कितने सेब लगेंगे, कितने सेब की आवश्यकता होगी। आपको बोला है कि 50 छात्रों को दर्शाने के लिए एक सेब की आवश्यकता होती है, तो 225 छात्रों के लिए कितने सेब की आवश्यकता होगी, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा 225 बटे क्या करेंगे, 50 कर देंगे, ठीक है। 225 बटे 50 होगा, कैलकुलेशन है थोड़ी सी कर लो, 25 से काट लो, 9/2 आया, ठीक है। 9/2 कितना हो जाएगा, 4.5। तो 225 छात्रों को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने सेब लगेंगे, 4.5 सेब आपको चाहिए होंगे 225 छात्रों को दर्शाने के लिए। सो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 बोला है, एक पैकेट में 14 पात्र हैं, एक पैकेट में 14 पात्र हैं
कोई एक पैकेट है जिसके अंदर 14 पात्र है और एक पात्र में 8 कैप्सूल है, एक पात्र में 8 कैप्सूल है। यदि कुल 23,520 कैप्सूल आपके पास है तो पात्र में कैप्सूल पैक करने के लिए कितने पैकेट की आवश्यकता होगी? कितने पैकेट की आवश्यकता होगी? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे आपके पास कोई एक पैकेट आता है, पैकेट के अंदर लाइक टेबलेट का पैकेट है, तो टेबलेट के अंदर क्या है, छोटे छोटे पैकेट आते हैं फिर, और एक पैकेट में 5 से 10 गोलियां होती है इस प्रकार से, ठीक है। तो इसे एक पैकेट बोला है, यही बोल रहा है कि एक पैकेट है पूरा, इस पैकेट के अंदर 14 पात्र है, तो ये 14 आपके अंदर की जो छोटे छोटे गोलियों के पैकेट होते हैं वो हो गई, और एक पैकेट के अंदर 8 कैप्सूल है। इस प्रकार से एक पैकेट के अंदर 8 कैप्सूल है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। अगर वो बोल रहा है कि आपके पास 23,520 कैप्सूल टोटल है, तो ऐसे कितने पैकेट की आपको ज़रूरत होगी, ठीक है। तो आप सिंपल सा पहले ये निकाल सकते हैं एक पैकेट में कितनी गोलियां होगी। तो अगर 14 पात्र आ रहे हैं और 8 कैप्सूल है, तो एक पैकेट में कितनी गोली होगी? एक पैकेट में कितनी हो जाएगी? 14 × 8 होगी, ठीक है। इस पैकेट में क्या हो रहा है, ये 14 गोलियों के पैकेट है और एक पे 8 गोली है, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 14 × 8। बट आपके पास गोलियां कितनी है? इतनी है, तो 23,520 को पैक करना है और एक में कितनी आएगी? 14 × 8। तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे सिंपल सा, ठीक है। देखो इसको काटो, किससे कट रहा है? 7 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, 7 3 जा 21, 7 2 जा 1, 14 होगा, 1 बचा नहीं, 7 से नहीं हो रहा, ये 23,520 है, 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 से कर लो, 8 से 2 टाइम जाएगा 16, 7 बचा, 8 9 जा 72, 3 बचा, 8 4 जा 32 और 0, ठीक है। कितना आया? 2940 डिवाइडेड बाय 14। ये 14 से कट रहा है क्या? 14 से कट जाएगा, देखो 14 से 2 बार जाएगा 28, एक बार जाएगा और 0। तो कितने पैकेट की आवश्यकता होगी आपको? टोटल 210 पैकेट, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा? 210 पैकेट, ऑप्शन नंबर 2। सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर है 210 पैकेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से सारी चीज़ों को कंसंट्रेट करके चलना है, आपका पेपर बहुत इजीली हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। 69853 के घन में इकाई का अंक क्या होगा? इसका जब आप क्यूब करेंगे, घन करेंगे, तो इकाई का अंक क्या होगा? घन में इकाई का अंक क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। इकाई का अंक किस पे डिपेंड करता है? किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर। तो इसका स्क्वायर करेंगे पहले तो 9 आ जाएगा, उसमें वापस से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7, क्योंकि 3 का क्यूब करने पर 27 आंसर आता है। 3 का क्यूब करते हैं तो आंसर कितना होता है? 27। तो यूनिट डिजिट किस पे डिपेंड करता है? यूनिट डिजिट पे। तो आपसे यही पूछा है, कोई एक संख्या दी है 69,853 का क्यूब करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा? तो क्यूब करने का मतलब क्या है? 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो 3 का क्यूब करते हैं तो हमेशा क्या आता है? 7 आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक हमेशा किस पे डिपेंड करता है? इकाई के अंक पे ही डिपेंड करता है। ये अपन इकाई के अंक में पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। देखो हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे बोला है चर सहित सही समीकरण का चयन कीजिए। आपको एक समीकरण बताना है जो चर भी हो। देखो मैं इसके चारों ऑप्शन आपके सामने लिख रहा हूँ। p/28 इज़ ग्रेटर देन 68, 3 + 2x - 1 = 0, एंड फोर्थ इक्वेशन है आपके सामने 3x + 120 इज़ लेस देन 180, ठीक है। ये चार आपको ऑप्शन दिए, इसमें से बोला कि चर सहित समीकरण का चयन कीजिए। ऐसी समीकरण बताना है जिसमें चर हो। अब चर क्या होता है? देखिए अपने पहले इक्वेशन पढ़िए अपन ने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 5x + 6 = 0, इस प्रकार से, ठीक है। बाइनरी इक्वेशन या
एक घात वाली समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये घात जो है कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो यहाँ देखो x की पावर 2 है, फिर x आया, फिर x की पावर 0 हो गई, तो घात हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, तो इसे कहा जाता है चर वाली समीकरण। तो यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि हमेशा इस इक्वेशन में इक्वल टू हमेशा आना चाहिए, समीकरण हमेशा 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो ऐसा एक ही इक्वेशन में आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, तो यह 3 ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि समीकरण यही दिख रही है आपको, बाकी ये समीकरण नहीं होती है, कंपेरिजन है दो चीज़ों का। ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 का ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। के किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरण, दो समीकरणें आपको दी है, 2x + 3y = 2k और 5x + ky = -2k अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि k की कोई वैल्यू है, तो k के किस मान के लिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। k के किस मान के लिए समीकरण है 2x + 3y = 2k और 5x + ky = -2k अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि k के किस मान के लिए ये जो दो इक्वेशन दी है इनके अद्वितीय हल होंगे, यानी कि इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा, केवल और केवल एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो देखिए अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले जो आपका समीकरण होता है लाइक a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, ये दो आपके एक चर वाले समीकरण है। ठीक है, तो इनके लिए 3 कंडीशनें होती है। सबसे पहली कंडीशन, अगर मैं अद्वितीय हल की बात करूं, अद्वितीय हल, तो अद्वितीय हल कब होता है, जब a1/a2 = b1/b2 हो। ठीक है, ये 3 कंडीशन आपको याद रखना है। जब a1/a2 = b1/b2 हो तो इसके क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जब भी आपको दो इक्वेशन इस रूप में दी गई हो, तो अगर a1/a2 ≠ b1/b2 हो तभी इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरी बात करते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, ये आपसे पूछा नहीं है बट नेक्स्ट टाइम के लिए मैं आपको याद बता रहा हूँ। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो। अगर दोनों इक्वेशन में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इन दोनों इक्वेशनें जो होगी, ठीक है, इन दोनों के अनंत सॉल्यूशन होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है, और अगर ये इक्वेशन a1/a2 = b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, इस फॉर्म में अगर हो तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो दो चरों वाली जो समीकरण होती है x और y वाली, इस प्रकार की, ठीक है, एक घात वाली समीकरण जिसे कहते हैं, तो इसके अंदर इन दो इक्वेशनों में 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। पहला होता है अद्वितीय हल, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब a1/a2 = क्या होना चाहिए, b1/b2। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, जब तीनों बराबर हो जाए, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। और कोई हल नहीं होगा जब a1/a2 हो b1/b2 के और वो बराबर नहीं हो किसके, c1/c2 के। तो ये तीनों की कंडीशन याद रखिएगा। अभी आपसे बोला है कि किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा, तो अद्वितीय हल होना क्या होना चाहिए, a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी कि देखिए अब इसको मुझे जमाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि c की ज़रूरत मुझे नहीं है, तो मुझे सिंपल सा देखना है a1 का मान क्या दिख रहा है, 2/5 a1/a2 = नहीं होना चाहिए किसके, b1 यानी कि 3/k के। ठीक है, तो 2/5 इज नॉट इक्वल टू 3/k होना चाहिए, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, k इक्वल नहीं होना चाहिए, क्या हो जाएगा 15/2k। तो k इज़ नॉट इक्वल टू होना चाहिए 15/2k। अगर k की वैल्यू 15/2 नहीं होगी, इसके अलावा k की कुछ भी वैल्यू हो, इसके अद्वितीय हल होंगे। तो आपसे पूछा है कि किस मान के लिए समीकरण के अद्वितीय हल होंगे, तो k जो है वो नॉट इक्वल टू 15/2 होना चाहिए, और ये आपका ऑप्शन नंबर इसमें दिख रहा है
k इज़ नॉट इक्वल टू 15/2, पहला ऑप्शन। ठीक है, सो आंसर क्या आ जाएगा, k का मान 15/2 नहीं होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन आप याद रखिएगा, तीनों में से कुछ भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। यदि m कोई एक बिंदु है, कहाँ पर है, -4 और 2 के बीच में है। m कोई एक बिंदु है जो -4 और 2 के बीच में है, तो m का मान बताएं, m का पूर्णांक बताएं या मान बताएं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है क्या कि m की एक जो वैल्यू है वो कहाँ है, -4 और 2 के बीच में है। तो देखिए आप इक्वेशन जब लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे, तो ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। माइनस में जाएंगे तो -1, -2, -3 और -4। ठीक है, इस प्रकार से ये एक्स एक्सिस पे लाइन ड्रॉ होती है। ठीक है, आपसे पूछा है -4 और 2 का मध्य बिंदु। अब आप इन दोनों में मध्य बिंदु देखेंगे तो कौन दिख रहा है, -1 दिख रहा है, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो दोनों का मिड पॉइंट कौन है, मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, मिड पॉइंट क्या होगा, -1, या मिड पॉइंट निकालना है तो सिंपल आप इसका औसत भी निकाल सकते हैं, -4 + 2/2 यानी कि -2/2 यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, -1। इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन पहला, जो कि -1 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 23.04 का वर्गमूल ज्ञात करो, का वर्गमूल ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ 23.4 का वर्गमूल आपको बताना है। अब देखिए 23.4 का वर्गमूल क्या होगा, अगर आपको स्क्वायर रूट याद हो तो ये डायरेक्टली आपको याद होता है कि अगर 2304 होता है तो 48 का होता है, तो ये क्या आंसर हो जाएगा, 4.8। स्क्वायर निकालते कैसे हैं, सबसे पहले यूनिट डिजिट देखते हैं। तो यूनिट डिजिट 4 दिख रहा है, यानी कि ये जो भी आंसर होगा इसका इकाई अंक या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। ठीक है, 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। पहले आप दशमलव को छोड़ दीजिए, डायरेक्ट काउंट कीजिए। अब या तो 2 होगा या 8 होगा, फिर क्या करते हैं, 2 डिजिट को छोड़ देते हैं। क्या दिख रहा है, 23 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे तो 16 आता है, तो या तो 42 होगा या 48 होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा अंदाज लगाएंगे तो ये 50 के पास दिख रहा है, 2500, तो आंसर क्या हो जाएगा, 48। या फिर एग्जैक्ट देखना है तो 4 के बाद अगला नंबर कौन आता है, 5। तो 4 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ रहा है, 20। ये नंबर 20 आप 20 से बड़ा दिख रहा है, यानी कि बड़ा वाला आंसर होगा। अगर 20 से छोटा होता है तो छोटे वाला आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो रहा है, 48। 2 अंकों के बाद दशमलव, तो 1 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4.8, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, फर्स्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 13 क्वेश्चन है। देखिए 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि पूर्णांक की निम्नलिखित जोड़ियों में से किसका अंतर -5 है। -5 किसका अंतर है। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से किसका डिफरेंस -5 है। पहला ऑप्शन दिया है -2 7, सेकेंड ऑप्शन दिया है आपके पास 6 और 11, थर्ड ऑप्शन है आपके पास 7 -2 और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास -3 -2। आपको इन दोनों का डिफरेंस लेना है और आपको बताना है कि किसका डिफरेंस -5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ अपन डिफरेंस निकाल लेते हैं, वो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। तो -2 -7 करेंगे, डिफरेंस निकालना है मतलब इनको माइनस करना है। तो -2 -7 करोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर डिफरेंस, -9 आ जाएगा। 6 - 11 कितना आएगा, -5। ये माइनस और एक माइनस पहले से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, 9। माइनस और एक माइनस पहले से था, तो ये क्या बन जाएगा, -3 + 2, यानी कि आंसर क्या होगा, -1। तो -5 चाहिए था, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 13 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। आपसे दिया है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज का, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। देखिए समांतर चतुर्भुज का एरिया 104 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और आधार के अनुसार ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। आधार के तदनुसार, आधार के तदनुसार
ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। उस आधार से ऊंचाई कितनी दिख रही है उसकी? 8 सेंटीमीटर है। इसकी परिधि आपको ज्ञात करना है। इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि आपको ज्ञात करना है। यदि दूसरा आधार अन्य आधार 9 सेंटीमीटर है, दूसरा आधार अगर 9 सेंटीमीटर हो तो आपको इसकी परिधि बताना है। आपके ऑप्शन है 48 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर एंड 44 सेंटीमीटर। ये 4 आपके पास ऑप्शन है, आपको परिधि बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। एक समांतर चतुर्भुज दिया है जिसका एरिया 104 है और एक आधार से ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, दूसरे आधार से ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तो आपको उसकी परिधि बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो समांतर चतुर्भुज क्या होता है। इस प्रकार से एक चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं जो है वो बराबर होती है, इक्वल होती है। ठीक है, लाइक दैट। ऐसा कोई चतुर्भुज होता है, इसको थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करते हैं, समझने में अच्छा होगा। ठीक है, आयत को टिल्ट कर दो। ठीक है, इस प्रकार से एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं जो है वो क्या होती है, बराबर होती है। आपको इसका एरिया दिया है 104 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, एक आधार की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, ये ऊंचाई आपको इस आधार से दी है उसने 8 सेंटीमीटर, और अन्य आधार 9 सेंटीमीटर है। ये दूसरा आधार आपको बता दिया है 9 सेंटीमीटर है। एक आधार की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, यानी कि ये वाली हाइट आपको दी है 8 सेंटीमीटर, और ये आधार आपको दिया है 9 सेंटीमीटर। ये लेंथ आपको दी है 9 सेंटीमीटर। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको इसका एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसका एरिया होता है आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो आधार इंटू ऊंचाई होता है। यानी कि 104 इक्वस टू आधार आपको पता नहीं है, इसको x मानते हैं, और ऊंचाई आपको कितनी दी है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, तो आप देखेंगे x कितना होगा, 104/8 आएगा, कितना होगा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये x कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, परिधि पूछा है। अगर ये 13 सेंटीमीटर है तो ये सामने वाली साइड भी 13 होगी, और ये 9 सेंटीमीटर है तो ये सामने वाली साइड भी 9 सेंटीमीटर होगी। परिधि क्या होती है, सभी साइड का योग करना है। तो 13 + 9 + 13 + 9 यानी कि कितना आएगा 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आपसे परिधि पूछी थी, तो यहाँ पर आपको एरिया का फॉर्मूला याद होना ज़रूरी है, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला याद होगा तभी आप ये आधार निकालेंगे। एरिया इक्वस टू आधार इंटू ऊंचाई से। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया है 6xy² - 11 में x का गुणांक बताना है। में x का गुणांक क्या है। ये एक लाइन इक्वेशन दी है आपको, 6xy² - 11 में x का गुणांक क्या है। आपके ऑप्शन है 6xy², 6y² या 6। अब देखिए, x का कोफिशिएंट आपको बताना है। एक इक्वेशन होती है, जैसे मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखता हूँ कि 5x + 6 = 0। ठीक है, या 5x + 6 में आप x का कोफिशिएंट बताइए, तो x का कोफिशिएंट आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर 5 होता है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर ये इक्वेशन दी है तो इसको मैं कुछ इस प्रकार से लिखता हूँ 6y² - 11। तो यहाँ पर अगर x का कोफिशिएंट पूछा जाए तो x को छोड़कर जो बचा है वो सभी इसका कोफिशिएंट होगा। तो क्या कोफिशिएंट दिख रहा है x का, 6y²। गुणांक क्या हो जाएगा 6y²। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा 6y²। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। एक ड्रम 2/3 भरा हुआ है। एक ड्रम है आपके पास जो 2/3 भरा हुआ है पहले से। ठीक है, एक ड्रम था, इस प्रकार से इसके 3 इक्वल पार्ट करेंगे अगर, तो ये 2 हिस्से जो है ये भरे हुए हैं। अब इसे पूरा भरने के लिए 50 लीटर अधिक की आवश्यकता है। अगर इसको पूरा भरना है तो आपको कितना और पानी इसमें डालना पड़ेगा, 50 लीटर और डालना पड़ेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि एक हिस्से की वैल्यू कितनी है, 50 लीटर। तो इसकी क्षमता बताइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये 50 का है तो ये भी 50 का होगा, ये भी 50 का होगा, तो ड्रम कितने का हो गया, 150 का आंसर आ गया। या फिर क्या देख सकते हैं आप कि देखो 2/3 भरा हुआ है, टोटल कैपेसिटी हमेशा 1 होती है, तो 1 - 2/3 इतना खाली है।
ठीक है। एक टोटल है, इसमें से 2/3 भरा हुआ है, तो खाली कितना है, एक में से 2/3 यानी कि 1/3 खाली हुआ है। इसी की वैल्यू कितनी दी है, 50 लीटर। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 50 करेंगे 150 लीटर। एक यूनिट की वैल्यू आपको चाहिए, क्योंकि एक यूनिट हमेशा क्या होता है, कंप्लीट होता है, फुल होता है। या फिर आप ऐसा देख सकते हैं कि ये 2 भरा हुआ पोर्शन है, एक खाली पोर्शन है, और इस खाली पोर्शन की वैल्यू कितनी दी है, 50 लीटर। उसने बोला और भरने के लिए 50 लीटर की आवश्यकता है, तो आंसर क्या होगा, 150 लीटर। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, -3, -3/2 × 3/7 + 5/2 × 3/7 को सॉल्व करना है आपको। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। आपके पास ऑप्शन है 2/7, 7/2, थर्ड ऑप्शन है 5/7 एंड फोर्थ ऑप्शन है 3/7। ये 4 आपके पास ऑप्शन है। सॉल्व फाइंड करो क्वेश्चन नंबर 17। इसकी वैल्यू आपको बताना है। तो बोर्ड मास से सॉल्व होगा, सिंपल। आप देखते हैं ये कितना हो जाएगा, -9/14, और इधर कितना हो जाएगा, +15/14। ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई होगा, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर एलसीएम 14 आ जाएगा। क्या बचा, -9 + 15। ठीक है, -9 + 15 तो 15 में से 9 हो जाएगा, कितना बचेगा, 6/14। 6/14 को कैंसिल करोगे 2 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3/7। तो 3/7 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा, 3/7। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। ए बी सी 3 संख्याएं हैं। ए का 1/3 बी है। ठीक है, बी क्या है, बी बराबर आपको दिया हुआ है 1/3 ऑफ ए। ठीक है, पहली कंडीशन ये दी है। सी का मान आपको दिया है 75, और जो कि मतलब सी जो है वो ए से 30 अधिक है। सी क्या है, ए में 30 जोड़ेंगे तो सी आ जाएगा, यानी कि 75 आ जाएगा। ठीक है, ए से 30 अधिक कौन है, सी है, यानी कि ए + 30 करने पर सी कितना दिया है, 75। सी का मान कितना है, 75। तो आप यहाँ से देख रहे हैं ए का मान कितना आ जाएगा, 75 - 30 करेंगे तो ए कितना आ जाएगा, 45। ए का मान कितना आया, 75, और बी पूछा है आपसे, बी क्या है, ए का 1/3, तो बी क्या हो जाएगा, 45 का 1/3। 3 से कैंसिल करेंगे, कितनी बार जाएगा, 15 टाइम्स। तो बी की वैल्यू कितनी आई, 15, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, पहला आपका आंसर हो जाएगा। बी का मान कितना होगा, 15 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 18 हुआ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको एक इक्वेशन दी है जिसको आपको एक्सपांड करना है। नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं। इक्वेशन है 3x - 2y का होल स्क्वायर। इसका विस्तार करना है। विस्तार कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, केवल प्लस माइनस के साइन में थोड़ी सी मिस्टेक है, आपको चेक करके सही वाला ऑप्शन ढूंढना है। तो आपको देखो a - b का होल स्क्वायर ये दिख रहा है। ये क्या होता है, a² + b² - 2ab। ये आपका फॉर्मूला है, इसी से आपको इसको ओपन करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, a² यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 2y का स्क्वायर माइनस 2a 3x और b क्या होगा, 2y। क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर किया 9x² प्लस 4y² माइनस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12xy। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 9x² प्लस 4y² माइनस 12xy। ठीक है, 9x² प्लस 4y² माइनस 12xy ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। ऑप्शन चारों एक जैसे हैं, केवल प्लस माइनस को आगे पीछे कर रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3rd। सो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपका है। देखिए आपको दिया हुआ है a × a × a × b × b × b को किस रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं, को किस रूप में अभिव्यक्त करते हैं, कर सकते हैं या करते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। 3 की पावर ab पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है आपके सामने a की पावर b और b की पावर a, थर्ड ऑप्शन है a b की पावर 3 एंड फोर्थ विल बी
ए बी की पावर 3 + 3। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्या दिख रहा है, ए यानी कि ए क्यूब, बी यानी कि बी क्यूब। कॉमनली लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, ए बी का होल क्यूब। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, थर्ड। ठीक है। सो ये आज 20 क्वेश्चन अपन ने किए हैं। 20 क्वेश्चन 29 सितंबर 2018 9 AM या सुबह के 9 बजे का जो शिफ्ट था, जेल प्रहरी का जो पेपर हुआ था उसके थे। ठीक है। होप सो आपको सेशन पसंद आया होगा। तो बाकी पेपर भी आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। जितने भी 8 पेपर टोटल हुए थे जेल प्रहरी के, सारे के सॉल्यूशन आपको इसी प्रकार से पूरे कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।